अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कुछ दिन तक इंशाल्लाह किताब भी शायद चेंज कर लो। सवाल लिखे। Cost of plant. Cost of plant. 100,000, 1 लाख। और RV 15,000, RV 15,000, लाइफ 4 साल, अच्छा। कॉस्ट की क्लास होती थी 1.5 घंटे की, और जब आप R1 के बाद चाय शाय पी के आते थे ना, तो मार्जिन मेरे पास होता था। MFA की ना 1 घंटे की क्लास है, तो उसमें चाय का ना मार्जिन नहीं है मेरे पास, तो फौरन ही करनी होती है अगली क्लास। ये अभी भी गायब लग रहे हैं मुझे लोग। क्या लिखवाया भाई? यूजफुल लाइफ 4 साल। सेल्स यूनिट्स बता रहा हूं, सेल्स यूनिट्स में बता रहा हूं। ईयर 1 में 2000, फिर ईयर 2 में 3200, ईयर 3 में 4000, और ईयर 4 में 4600। 2000, 3200, 4000, 4600, 2000, 3200, 4000, 4600। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 25। सेल प्राइस पर यूनिट है 25। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए, 10। फिक्स कॉस्ट। अच्छा, कल भी मैंने बात की थी, फिक्स कॉस्ट एडिशनल भी तो हो सकती है। तो जब प्रोजेक्ट से रिलेटेड बता रहा हूं ना, तो एडिशनल वाली ही है। अगर मैंने कहा होता एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, तो फिर वो और बात थी। फिक्स कॉस्ट ईयर 1 एंड 2 में 8,000 पर ईयर, पहले 2 साल 8,000 पर ईयर, और अगले 2 साल 10,000 पर ईयर।
ईयर 1 ईयर 2 में 8,000 पर ईयर और ईयर 3 ईयर 4 में 10,000 पर ईयर। ईयर 1 और ईयर 2 में 8,000 पर ईयर और ईयर 3 एंड ईयर 4 में 10,000 पर ईयर। मार्केटिंग स्टार्ट ऑफ ईयर 1 यानी अभी करनी पड़ेगी। स्टार्ट ऑफ ईयर 1 4,000 और स्टार्ट ऑफ ईयर 3 6,000। स्टार्ट ऑफ ईयर 1 बताई है 4,000 4,000 रुपए और स्टार्ट ऑफ ईयर 3 बताई है 6,000 रुपए। $15,000 rupees have been incurred। 15,000 रुपए have been incurred on preparation of feasibility। 15,000 खर्च हुए हैं ऑन प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, 12%। और आपसे रिक्वायर्ड है एनपीवी। एनपीवी कैलकुलेट कर दें।
हाँ जी, अच्छा, चूंकि सवाल में यूनिट्स गिवन है तो प्रेजेंटेशन में ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले यूनिट्स एग्जामिनर को लिख के दिखा दें। कितने? 2000, 3200, 4000, 4600। ना भी लिख के दिखाएं तो एग्जामिनर ने यूनिट्स तो सवाल में दिए हुए हैं, उसके बाद लगा देते हैं रुपीस का साइन। और ये भी कर सकते हैं कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग लिखें, और कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं, सेल्स भी लिख सकते हैं, और एग्जामिनर को बता देते हैं कि 25 माइनस 10 इंटू यूनिट्स, ये एग्जामिनर को फार्मूला बता दिया। और अब 15 रुपए इंटू ये 30। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग लिखनी है, वो भी बिल्कुल सही है। 15 इंटू ये
30 48,000, 15 इंटू ये 60,000, 15 इंटू ये 69,000. फिक्स कॉस्ट 8,000, 8,000 और 10,000. मार्केटिंग कॉस्ट, अब ये स्टार्ट ऑफ ईयर 1 है और ये हमने 0 1 2 3 4 ईयर 1 2 3 नहीं लिखे हुए, ये टाइम लाइन है. तो स्टार्ट ऑफ ईयर 1 का मतलब है कि टाइम 0 4,000. स्टार्ट ऑफ ईयर 3 का मतलब है कि टाइम 2. इस पे एतराज सारे ओके? यहां और अगला क्या था? और वो जो रिसर्च के ऊपर फिजिबिलिटी पे खर्चा किया वो हो चुका, वो नहीं लिखेंगे. तो प्लांट 0 पे आ गया 1 लाख और आरवी आ गई एंड पे 15,000. 104 22 34 57 4 और डिस्काउंट फैक्टर 12% पे 1.89 3 797 63. राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस ना कोई मसला नहीं होता. कॉस्ट में भी बहुत दफा कही थी ये बात. राउंडिंग ऑफ कोई इशू नहीं है. 104 19646 2709 356 00 064. तो एनपीवी बन गई 25408. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. और अगर इस सवाल में पूछा होता कि एडवाइज करें कि प्लांट खरीदें कि ना खरीदें, तो हम उस अंग्रेजी लिखते कि खरीद लें क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है. जी है जी. वो हो चुका ना खर्चा, फिजिबिलिटी का खर्चा हो चुका. तो अब डिसीजन के हाँ या ना होने से उस पर तो फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा. पास्ट कभी भी रेलिवेंट नहीं होता. पास्ट खर्चा रेलिवेंट नहीं होता, वो तो हो चुका. इसमें बताएं बेटा, कुछ पूछना है तो. कुछ पूछना है तो पूछा करें ना, शर्माया ना करें. ये मार्केटिंग पे है कोई मसला किसी को? इसमें कोई मुश्किल? अब डालते हैं मुश्किलें. ये तो एक बेसिक फॉर्मेट था बस, और ये प्रैक्टिस ना ऑनवर्ड्स चलती ही रहेगी कि क्या रेलिवेंट है क्या नहीं है. लेकिन तो बिल्कुल आसान सी बात है. अब इसमें आस्ता आस्ता मुश्किलें ऐड करता हूं. मैं अभी एक लिस्ट जरूर बना देता हूं ताकि एक जहन में ना हो कि हम टोटल पढ़ने क्या लगे. तो ये जो डीसीएफ क्वेश्चंस हैं, इनमें क्या क्या मुश्किलें आएंगी, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस कह लेता हूं. एडजस्टमेंट्स कह लें, कॉम्प्लिकेशंस कह लें.
एडजस्टमेंट्स वैसे ज्यादा बेहतर है, कॉम्प्लिकेशन तो लगता मुश्किल हो रही है भाई इन DCF क्वेश्चंस। इसमें ना हम 3 चीजें पढ़ने लगे हैं। एक, हमने इन सारी कैलकुलेशन के अंदर टैक्स एडजस्ट करना होगा। एक चीज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, और एक चीज पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल। टैक्स, इन्फ्लेशन और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीजें एक एक करके पढ़ाता हूं। यानी जब ये तीनों चीजें पढ़ लेंगे ना, फिर मुश्किल सवालों को, एग्जाम लेवल के सवालों को हाथ डालेंगे। ये तीनों चीजें पढ़ लेंगे तो फिर हम एग्जाम क्वेश्चंस के काबिल होंगे। पहले टैक्स पढ़ते हैं, ये नोटेट मिटा दूं। टैक्स, करने वाला तो इसमें सिर्फ इतना काम है कि अगर ये प्रोजेक्ट पैसे कमा कर देगा, अच्छा जी, ये जो प्रोजेक्ट पैसे कमा के देगा तो उस पर टैक्स पड़ेगा, तो वो रेलिवेंट है। या टैक्स तो वैसे भी पढ़ना था बिजनेस में, क्यों है रेलिवेंट? तो अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले बारिश होती थी तो पानी आता था, अब जब ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, तो अब हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो हाँ, टैक्स एक रेलिवेंट आउटफ्लो है और वो हम एक अलग वर्किंग में कैलकुलेट कर रहे हुआ करेंगे। तो ये आपको सवालों से ही सिखाता हूं। और इसमें डेप्रिसिएशन की वैरायटियां भी हैं, स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग है। फिर अगर आपने टैक्स पढ़ लिया हुआ है तो इनिशियल अलाउंस कुछ, हाँ, तो ये इनिशियल अलाउंस और ये चीजें भी आएंगी, और लॉस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये सारी वैरायटियां ना मैं आपको सवालों से सिखाता हूं। पहले आसान सा करते हैं, फिर आस्ता आस्ता मुश्किलें करेंगे। लिखे सवाल। टैक्स में कोई अंग्रेजी नहीं है लिखने को, बस टैक्स है, प्रोजेक्ट को टैक्स पे करना है और वो हम एक अलग वर्किंग में कैलकुलेट कर रहे हुआ करेंगे और उसको एक लाइन आइटम शो करेंगे बस। तो उसमें अंग्रेजी ऐसा सच बताने वाली कोई नहीं है, बस सवाल ही करते हैं। अगर हेडिंग के बाद कुछ ना लिखा हुआ अजीब लग रहा है तो लिख लें, खुद ही लिख लें कुछ, कि प्रोजेक्ट प्रॉफिट कमाएगा तो उस पर टैक्स पड़ेगा, तो वो एक रेलिवेंट कैश फ्लो है, वो हम एक सेपरेट वर्किंग में कैलकुलेट किया करेंगे। प्रोजेक्ट चूंकि प्रॉफिट कमा रहा होगा तो उस पर टैक्स पड़ेगा, रेलिवेंट है, एक अलग वर्किंग में हम कैलकुलेट किया करेंगे और वो एक रेलिवेंट कैश फ्लो है। प्रोजेक्ट कमाएगा प्रॉफिट तो उस पर टैक्स पड़ेगा, तो वो जो टैक्स है वो एक रेलिवेंट कैश फ्लो है और हम अलग वर्किंग में कैलकुलेट किया करेंगे। जी, तो अभी तो हम सब एस्टिमेट ही कर रहे हैं ना कि टैक्स रेट इतना होगा, तो कोई एक टैक्स रेट ही होगा। हमें क्या पता 2027 में क्या टैक्स लॉ आएगा, तो हम तो अभी के हिसाब से सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे।
हम्म, चलें ठीक है, जो लिख रहे थे लिख ली 2 लाइनें। सवाल लिखे अब, कॉस्ट ऑफ प्लांट 125,000 125,000 RV 15,000 15,000 लाइफ 4 साल 4 years सेल्स ईयर 1 में 70,000 रुपीज हैं ये। ईयर 2 में 90,000। ईयर 3 140,000 और ईयर 4 170,000। 70, 90, 140 और 170 वेरिएबल कॉस्ट्स। ईयर 1 में 30,000 30,000। ईयर 2 में 42,000। ईयर 3 में 90,000 और ईयर 4 80,000। फिक्स कॉस्ट 5,000 पर ईयर 5,000 पर ईयर। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन यूज होती है या टैक्स डेप्रिसिएशन? टैक्स डेप्रिसिएशन सही है। टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ऐसा होता नहीं है, रिड्यूसिंग ही होती है, लेकिन चले पहला सवाल है इसलिए स्ट्रेट लाइन। टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस which is equal to accounting depreciation, which is equal to accounting depreciation. Tax rate 28%, 28%. Discount rate 10%. मुझसे रिक्वायर्ड है एनपीवी। जीरो 1 2 3 4। अच्छा हाँ, एक लाइन और लिखने सवाल में, ये अगर मैं ना भी लिखवाऊं तो बाय डिफॉल्ट यही होती है। टैक्स इज पेएबल इन द ईयर इट अराइजेस, यानी जिस साल का टैक्स होगा उसी साल फौरन पे हो जाएगा। अगर ये सवाल में लाइन ना भी लिखवाता तो भी हम यही अज्यूम करते। सवाल वाला हो सकता है इसके अलावा और वैरायटियां भी बता दे कि अगले साल पे होगा, तो कहे तो कह दे, वरना अगर खामोशी है तो बाय डिफॉल्ट सेम ईयर ही पे होता। अंग्रेजी दोबारा बता रहा हूं, टैक्स इज पेएबल इन द ईयर इट अराइजेस। सेल्स
70, 90, 140, 170. Variable costs 30, 42, 90, 80. फिक्स कॉस्ट कितना? 5000 पर ईयर. ये जो भी सामने लाइनें लिखी हैं ये मैंने कैश फ्लोज लिखे हैं, टाइमलाइन लिखी है, लेकिन ये इनकम एक्सपेंस वाली चीजें ही है ना. अगर प्लांट भी लिख दूं तो वो भी इनकम एक्सपेंस वाली चीज है नहीं. तो प्लांट की लाइन नहीं लिखनी है अभी, उससे ऊपर ये लाइनें लिख ली, अब इनका कर देंगे टोटल. अगर सवाल में टैक्स आ गया तो प्लांट की लाइन नहीं, उससे ऊपर ऊपर बाकी चीजों का टोटल कर दें. 35 कितना? 43, 45, 85. टैक्स को प्रेजेंट करने के ना 2-3 तरीके होते हैं, तो उनमें से जो सबसे ज्यादा कंप्रीहेंसिव है मैं आपको वही वाला सिखा रहा हूं. इसके लिए अलग वर्किंग करनी होती है. ईयर 1 का टैक्स, ईयर 2 का टैक्स. अच्छा, अभी इस सवाल में तो इतना आपको फर्क नहीं पता चलेगा कि मैं यहां पर ईयर 1 2 3 4 क्यों लिख रहा हूं. अगले सवालों में ये फर्क पता चलेगा, लेकिन मैंने ये ईयर 1 2 3 4 लिखा है, मैंने टाइम 1 2 3 4 नहीं लिखा. ये ईयर 1 2 3 4 लिखा है. इस सवाल में बहरहाल फर्क नहीं पड़ेगा. अभी तक जो कर लिया उसका नेट रिजल्ट क्या है? 35, 43, 45 और 85. क्या ये वाकई प्रॉफिट आ गया? अब बस प्रॉफिट यही है. फिर प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी पड़ेगी, और चूंकि स्ट्रेट लाइन पे है तो वो ब्रैकेट में ही काम चल जाएगा. 125 माइनस 15 ओवर 4. स्ट्रेट लाइन मेथड है. कॉस्ट माइनस आरबी, ठीक है ना जी? 27,500. अब आएगा प्रॉफिट 7,500, 16,500, 70. नहीं, फिर ये गलत है. ये है प्रॉफिट और इस पर लगेगा 28%. 2100, 4340, 4900, 1610.
वाली वर्किंग नोटेड। अब जब मैं कह रहा हूं सेम ईयर है तो ईयर 1 का जो टैक्स है वो फिर ये टाइम 1 पे ही पे हो जाएगा। 2100 आउटफ्लो, 4900, 16100। बल्कि ये लाइन की जरूरत नहीं। अब हम प्लांट की लाइन लिख सकते हैं 125 और 15। करें टोटल फैक्टर लिखें, एनपीवी निकालें। थ्री टू 9 0।
हाँ जी, यहां तक नोटेड। चलें, सेम अगला सवाल लिखें। सेम क्वेश्चन है, एक्सेप्ट सारा क्वेश्चन सेम है, एक्सेप्ट टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड at 25% reducing balance basis. 25% reducing balance basis. अच्छा, आप तो सारा दोबारा ही करेंगे। ये मैंने कर दिया दोबारा है, ये देखो मैंने दोबारा लिखा है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो फिर वर्किंग करनी पड़ेगी। टैक्स की वर्किंग हो गई, अब ये डेप्रिसिएशन जो है ना, इसकी अब एक और वर्किंग होगी। कॉस्ट 125 से हो गया शुरू। पहले साल की डेप्रिसिएशन 31250, बाकी रह गया 93750। ईयर 2 की डेप्रिसिएशन, अब इसका 25%, 23438, 70312। फिर तीसरी डेप्रिसिएशन 1778, 52734। चौथी डेप्रिसिएशन 13184। चले 3 कर लेंगे, ये ले 3। 39551। वैसे तो टैक्स डेप्रिसिएशन फुल ईयर बेसिस पे होती है। क्या मतलब है इस बात का? आखिरी साल में डेप्शन नहीं ना, लेकिन आप आखिरी साल में भी किया करेंगे डेप्शन कैलकुलेट यहां, क्योंकि कुछ सवालों के अंदर ऐसा होगा आगे चल के कि आपको आरवी नहीं बताई होगी और कहा होगा कि जो बुक वैल्यू थी वही आरवी थी, तो इसलिए आखिरी साल की भी करनी है डेप्शन कैलकुलेट। हो गई। 4 साल बाद इस प्लांट का क्या करेंगे? बेचेंगे। कितने का बेचेंगे? 15,000 का। तो जब इसको 15,000 का बेचेंगे ना, तो हमें इस पे लॉस होगा, और जो कि ईयर 4 में ही होगा। इतनी बुक वैल्यू बची होगी, जब उसको 15 का बेचेंगे तो लॉस होगा कितना? 2455। तो ये लॉस भी है जो चौथे साल में आएगा। पिछले साल में क्यों नहीं निकला था ये लॉस? स्ट्रेट लाइन था तो क्या? है नहीं, बुक वैल्यू 0 नहीं। चेक करके देख लें, चेक करके देख, स्ट्रेट लाइन में देख, आरवी के बराबर ही आ रही होगी बुक वैल्यू, इसलिए नहीं था लॉस, वरना चेक करके देख लें आरवी के बराबर ही निकलेगी। आप 4 साल की डेप्शन माइनस करें तो पीछे बुक वैल्यू 15,000 ही रह जाएगी। तो जब 15 का ही बेचेंगे तो कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन रिड्यूसिंग में निकलेगा। तो रिड्यूसिंग में सारी डेप्शन चार्ज करने के बाद आखिर में गेन या लॉस भी निकलेगा।
तो अब हमारी टैक्स की वर्किंग में डेप्रिसिएशन भी आएगी और ये लॉस ऑन डिस्पोजल भी आएगा। 31250, 23438, 17578, 13183 और लॉस आ जाएगा चौथे साल में 24551। नहीं स्ट्रेट लाइन ऐसे ही है ना, हमने स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन निकाली कैसे, कॉस्ट माइनस आरबी रखा और बाकी को डेप्रिशिएट किया तो एंड पे आरबी ही बचेगी। और वैसे भी सब एस्टिमेशन ही चल रही है ना, असल में तो टाइम गुजरा ही नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि क्या पता उतने का ना बिके, तो अभी तो उतना ही आया ही नहीं, अभी तो सब एस्टिमेशन चल रही है। प्रॉफिट टैक्स, टैक्स यहां लिखें, करें पूरा, निकालें एनपीवी। सही है।
जी कितना बना ये 3750 19562 27 422 47 266 tax 28% 105 0 54 77 767 8 234 1050 5477 अगर ये गेन ऑन डिस्पोजल होगा तो यह पॉजिटिव आ जाएगा 7678 13234 एनपीवी किसी ने निकाल ली तो बता दे 24145 चलें जी अल्लाह हाफिज।